कृतनेवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा कक्षा 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें से पार्ट अभी 3 चल रहा है, यानी अध्याय 3 चल रहा है, जो कि थ्योरी पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी की। सीटेट एग्जाम, एमपीटेट, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, रिलेटेड एग्जाम या चल रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो बहुत लेंदी है, उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने लेंदी अच्छे से नहीं पढ़ी हुई थ्योरी तो आप आंसर नहीं कलेक्ट कर पाओगे। तो हमने कल पढ़ लिया था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन ब्रिटिश सरकार कैसे ग्रामीणों को अपने इशारों पर नचाना चाह रही थी, तो उन्हें ग्रामीणों को ये समझ आ गया था कि ये क्या करना चाह रही ब्रिटिश सरकार। तो उससे आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कहाँ से। समस्या पढ़ ली थी हमने, एक नई व्यवस्था पढ़ ली थी जो महलवाड़ी व्यवस्था समूह ग्रामीणों से संबंधित थी। दूसरी एक रैयत व्यवस्था, रैयतवार व्यवस्था पढ़ ली थी। और फिर है हमारा, अब पढ़ेंगे यार, यूरोप के लिए फसलें पढ़ ली थी। रंग कौन कहाँ का है, भारत का कलमकारी छापे और मॉरिशस के द्वारा बनाए गए जो अमेरिका के छापे थे, तो हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया था। भारतीय नील की मांग क्यों थी, ये भी पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में जब ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए, जब यूरोप में नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जब यूरोप में मांग बढ़ गई नील की बहुत ज़्यादा, जो हमारे यहाँ नील उगता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, तभी तो वो वहाँ खपत कर पाएगी जब बहुत सारी नील की खेती हो पाएगी। तो फिर अब देखते हैं आगे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। जब 18वीं सदी की आखिरी दशक आए तब तक बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। जब नील को भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, कब? जब ब्रिटेन आयात कर रहे थे नील को 1800, कब? तो 1888 में 1888 में वो निर्यात कर रहे थे 30% हिस्सा नील का ब्रिटेन के लोग। और फिर 1810 आते तक, 88 से 10 आते तक, 1788 हो गया, फिर 1810 आते तक उन्होंने कितना, ब्रिटेन ने नील का आयात कितना बढ़ा दिया, सीधे सीधे हिस्सा 95% बढ़ चुका था, यानी 95% आयात करने लगे थे नील को। और ये जो चित्र देख रहे हो ना आप, तो ये है किसका? ये है सेंट डोमिंगो के गुलामों की बगावत, जो बगावत चल रही थी अगस्त 1791 में, जनवरी में ये बगावत चल रही थी, तो उसके बारे में ही है। फिर देखते हैं जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। क्यों? क्योंकि नील की पैदावार वहाँ जो यूरोप है, ब्रिटेन, वहाँ पर नील बहुत ज़्यादा खपत हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नौकरियों में भी दे, इससे ज़्यादा तो कमाई यहाँ पर है। तो सभी लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने नील के बागान लगाना चालू कर दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं होता था तो कंपनी उन्हें नए बैंक से कर्जा देने के लिए तैयार रहती थी। फिर नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, कौन? निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, और या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मीनों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवा देते थे। निज खेती की समस्या क्या होती थी? तो वो होती थी कि बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। तो नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। पहली बात तो जो नील की खेती है वो उपजाऊ ज़मीन पर की जाती है, और जहाँ की जाती वहाँ कुछ और फसल भी नहीं उगा सकते, इतनी बंजर हो जाती है खेती। तो ये ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ
छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी, और इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। जब उन्होंने नील के लिए वहाँ के किसानों को भी हटा दिया ज़मीन से, तो उन्हें जरूरी है कि टकराव तो होगा ही पैदा जब उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो गुलाम, गुलाम किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता हो, और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। तो मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। मजदूरों का इंतजाम करना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। जब मजदूरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, वो उन्हें मजदूर चाहिए रहते थे। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। जैसे कि एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए रहते होते थे। तो इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या हो गई थी, और किसानों से भी हल नहीं मिल सकता था इन्हें। तो इन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त होते थे, क्योंकि धान की खेती चलती थी किसानों को। उसी वक्त ब्रिटिश के जो लोग ये नील की खेती करवाते थे, तो उन्हें भी चाहिए रहते थे हल बैल और किसान मजदूर, तो उन्हें नहीं मिल पाते थे उस टाइम पर। और बीघा किसे कहते हैं? ज़मीन की एक माप को बीघा कहते हैं। फिर है 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र फैलाने में हिचकिचाने लगे, और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। जमीन किसके? रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो रैयत व्यवस्था पढ़ना है, क्योंकि रैयत व्यवस्था और निज व्यवस्था हम पढ़ चुके ऊपर, और जो जमीनें थी वो रैयत व्यवस्था में थी। जो निज व्यवस्था थी उसमें ब्रिटिश लोग वो करना चाह रहे थे। क्या? निज व्यवस्था में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, निज व्यवस्था कौन होती है, रैयत क्या होती है? तो निज व्यवस्था वो होती है जिसमें किसान से मजदूरी के द्वारा ब्रिटिश लोग काम करवाना चाह रहे थे, यानी नील की खेती उगवाना चाह रहे थे। और जो रैयत है वो में किसानों की खुद की ज़मीन होती थी, और वे खुद हल चलाते थे, काटते थे। जैसे रैयत की ज़मीन पर नील की खेती कैसे? तो रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था, और कर्जा लेने वाली रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन नील की खेती के लिए करनी होती थी। तो बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने या बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। फिर जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जैसे कि ये किसान अपने खेतों में अपने हाथों से कटाई कर रहे हैं, अपने हाथों से नील की 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते थे। यहाँ पर ये नील की खेती कर रहे हैं। जो भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। पहली बात, जो भारत में नील की कटाई होती थी वो अधिकांशतः पुरुष करते थे भारत में। और ये है हमारा क्या? खेतों से फैक्ट्री लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। ये हैं गट्ठर बैलगाड़ियों पर, जो ये बैल हैं, ये गट्ठर हैं, वो ये लोग हैं जो खेतों से फैक्ट्री ले जा रहे हैं नील के गट्ठर। फिर आगे देखते हैं, तो ये है नील के खेतों के पास स्थित नील का कारखाना विलियम सिप्सन का। ये कारखाना है, कहाँ है? नील के खेतों के पास है ना। फिर देखते हैं
नील गांव आमतौर पर ये है कहानी कि नील कैसे बनता था, कैसे उगाते थे, काटते थे, इसको हम बाद में देख लेंगे, देखना होगा तो, क्योंकि ये पेपर में इतना नहीं पूछा जाता कि नील कैसे बनता था, नील में हाँ लट मतलब डंडी डालते थे, क्या करते थे, इतना नहीं पूछते हैं गहराई से, लेकिन देखते हैं लास्ट में बता देंगे। नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। जो नील इस प्रकार से ये ले जाएगी, नील को जो होद में डाला जाता था वहां तक औरतें ही ढोकर लाती थी। और होद में घोल हिलाने वाला ये डंडा है जो आदमी लिए है, ये देखो यहाँ घुमा रहे हैं नील को, है ना। तो आपने इस प्रकार से देख ही लिया है कैसे बनाते थे। तो जो किसान पहले इन कर्ता से बहुत आकर्षित थे, पहले इन कामों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही जल्द समझ में आ गया कि वह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और काम करने के लिए उन्होंने ये कार्य ही करना खत्म कर दिया। उन्होंने मतलब ये बोल दिया, इसका अच्छे से समझा देते, आपको इधर अच्छे से ही दिख रहा, खत्म ही नहीं होता था। मतलब जो काम करते थे वो उसमें लगे ही रहते थे नील में। जो उन्होंने सोचा कि चलो हमें यहाँ तो काम करने के बस हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें करवाना है, लेकिन वहाँ इतनी मेहनत लग जाती थी, इतना कठोर काम होता था कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि काम खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ का सिलसिला चलता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है। ऐसा कि समस्या और भी थी। बगान मालिक कहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। अगर सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती किसान करने लगता तो वो तो बंजर ही पड़ जाते और कोई फसल ही नहीं उगा पाते थे। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। राइट, पहले भी बताया था कि नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जाती थी, ऐसी बंजर हो जाती थी वहाँ की ज़मीनें। तो नील विद्रोह और उसके बाद का देखते हैं। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। नील की खेती से इनकार तो करेंगे ही जब इस प्रकार का उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, यानी हानि मिल रही थी। वो जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमस्ता एजेंटों की पिटाई की गई और रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिक के लठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो उन्होंने ये कसम खा ली थी कि ना हम उनसे लगान लेंगे, ना कर्ज लेंगे, ना उनके जो लठियारे उन्हें हम उनसे ना डरेंगे, ये बोल दिया था। तो नील के लिए चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इनमें से कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता था। लेकिन 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील की किसानों को इकट्ठा किया और लठियारों को साथ आमने सामने लड़ाई लड़ी। भाई कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। फिर क्या नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, पर बरसात में मजिस्ट्रेट हेस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्हें सही लगा कि कोई तो, पर उसमें भी इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर की गई
इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि लोगों में कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। उन्हें ये खबर मिली, उन्हें ये लगा, तो ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कार्यवाही किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। और जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। क्या? नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, ये कहा। फिर इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और इनसे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे, क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन की शुरुआत हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी नील बगान करवाना चाह रहे थे, उनके खिलाफ दौरा के लिए गए थे, तो तब से उन्होंने चंपारण आंदोलन भी छेड़ दिया इसके खिलाफ। फिर है हमारी क्लास यहाँ पर हो गई, लेकिन हमने बोला था ना कि टाइम में लेगा, तो थोड़ा और अभी तो टाइम है। वो जो नील कैसे बनाया जाता था, कैसे उपज करी जाती थी, कैसे कटाई, तो उसको देख लेते हैं एक नज़र। तो नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे, क्योंकि नील पास ही होंगे ना। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित बेट्टस यानी होद में पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था और इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वन हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे और अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान दिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था और दूसरे होद में वाटर बाट में इस घोल को लगाकर हिलाया जाता था और पेंडलों से खगाला जाता था और यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था। तो होद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग किया जाता था और नीचे जमी नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निथारण में कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था और बिक्री के लिए नील तैयार हो जाता था। इस प्रकार से तो आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई, यानी देखो लुगदी को इस प्रकार से ये सांचों में डालते थे दबाकर, ऊपर फिर नीचे, फिर इस प्रकार से हमारा नील बनकर तैयार होता था, जो कि हम देख सकते हैं। यहाँ फैक्ट्री है जो बीटर बाट है, ये हमारा क्या बीटर बाट, ये है किंगडन हॉड, जो अभी पढ़ रहे थे ना, ये है किंगडन हॉड। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ कारखाने होते थे। महिलाएं उस नील को ढोकर लाती थी और हौद में डाल दिया करती थी और नील की कटाई सबसे ज़्यादा पुरुष करते थे और यहाँ नील को बनाते भी पुरुष थे। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही एंड होती है और इस क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर ले जाओगे जब आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा। तो रैयत किसानों को कहा जाता था। महाल बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती को कहा जाता था और रैयतों की ज़मीन पर खेती और
निज कहा जाता था। निज हमने पढ़ा था ना, निज निज बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर कब्जा, मतलब अपनी ज़मीन पर करते थे, उन्हें निज कहा जाता था, सॉरी। और रैयतों की ज़मीन की खेती को कहा जाता था। और महालबारी हमने कहा था ना, महालबारी ग्राम समूह की, जो ग्राम समूह की सभा बैठती थी या उनके तहत जो काम होता था उसे महालबारी कहा जाता था। और रैयत किसान को कहा जाता था। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो रैयत किसान, महाल ग्राम समूह और निज बगान मालिकों को, और रैयतों की ज़मीन को इस प्रकार कहा जाता था। और आप अच्छे से लगाइएगा, क्वेश्चन आंसर नीचे भी दिए गए हैं ये सारे, तो देख सकते हो आप अच्छे से। यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। नीली से दिखता था, क्योंकि जो पहले हम ऊपर पढ़ चुके पहली क्लास में, तो आप जाकर क्लासेस और अटेंड कीजिए, पूरी देखिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग किस कारण बढ़ गई, और कौन सी खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग का बुरा हाल पड़ा। चंपारण में आंदोलन किसके खिलाफ हुआ, तो हमारे नील के खिलाफ हमने पढ़ा था ना, जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उन्हें किसी ने खबर दी, फिर वो नील के खिलाफ चंपारण का आंदोलन लड़ने चले गए। तो इस प्रकार से, और जो भी रह गया आप क्वेश्चन अपने हाथ से लगाइए, कुछ अपने अच्छे से क्लास का संस्कार कीजिए, मतलब अच्छे से देखिए कि आपने समझा क्या है और आंसर लगा भी पा रहे हैं यानी। तो ठीक है, थैंक्स टू, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। सॉरी, कुछ भी मुझसे निकला था, सॉरी। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।